सोचिए कि जब किसी इंसान को कोई शारीरिक चोट लगती है, मान लीजिए हाथ की हड्डी टूट जाती है। हाँ, तो इंसान सीधा अस्पताल जाता है। बिल्कुल, अस्पताल जाने पर एक्सरे होता है और डॉक्टर ठीक उस सफ़ेद टेढ़ी-मेढ़ी लकीर की तरफ इशारा करके बता देता है कि देखिए यहाँ दिक्कत है। सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। है ना? कोई भ्रम नहीं होता। हड्डी या तो टूटी है या नहीं टूटी है, इसे मापा जा सकता है, देखा जा सकता है और सबसे बड़ी बात, प्लास्टर बांधकर ये तय किया जा सकता है कि कितने हफ्तों में ये जगह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सही कहा। और हम इंसानों को ना यही स्पष्टता पसंद है। हाँ, हम चाहते हैं कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हों। लेकिन जब मामला इंसानी भावनाओं का हो, हमारे मनोवैज्ञानिक विकास और हमारे अतीत का हो, तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, वहाँ डायग्नोस्टिक परिदृश्य पूरी तरह से धुंधला हो जाता है। मतलब बाहर से एक इंसान का जीवन एकदम शांत और संतुलित दिख सकता है, लेकिन उसके दिमाग के भीतर चल रहे संघर्ष को किसी स्कैन में नहीं देखा जा सकता। सही कहा आपने। अक्सर सबसे बड़े भावनात्मक युद्ध उन लोगों के भीतर लड़े जा रहे होते हैं जो बाहर से सबसे शांत नजर आते हैं। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा के केंद्र में ठीक ऐसा ही एक अदृश्य युद्ध है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोई वैज्ञानिक शोध पत्र नहीं है, बल्कि लखनऊ के रहने वाले एक 38 वर्षीय सरकारी शिक्षक इमरान खान की कहानी है। ये एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है एक्चुअली। बिल्कुल है। इमरान पेशे से इतिहास के शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ दिलचस्प विरोधाभास ये है कि वे किसी और के इतिहास को नहीं बल्कि खुद अपने निजी इतिहास और अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के बीच के उस भयानक टकराव से जूझ रहे हैं। मतलब अपना ही अतीत उनके सामने आ खड़ा हुआ है। हाँ, और हमारा उद्देश्य आज किसी घटना की क्रोनोलॉजी को समझना नहीं है, बल्कि उस मनोविज्ञान को डिकोड करना है जो तब ट्रिगर होता है जब इंसान का एक ऐसा अतीत जिसे उसने सालों पहले दफना दिया था, अचानक उसके वर्तमान के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इमरान की वर्तमान जिंदगी लखनऊ के अलीगंज इलाके में बीत रही है। स्रोत बताते हैं कि उनके पास वो सब कुछ है जिसे समाज एक आदर्श जीवन का ठप्पा लगाता है। यानी बाहर से सब कुछ परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट। उनकी पत्नी सबा बहुत समझदार हैं। 8 साल की बेटी आयशा और 5 साल का बेटा रेहान है। ये एक ऐसा जीवन है जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि व्यक्ति पूरी तरह से सेटल्ड है। देखिए, ये स्थिरता और रूटीन का एक क्लासिक उदाहरण है। समाज इसी स्थिरता को सफलता मानता है, लेकिन इस वर्तमान की नींव के नीचे 15 साल पुराना एक अतीत दबा हुआ है, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के दिनों का है। हाँ, उन दिनों में इमरान की एक अलग ही दुनिया थी जहां उनका जीवन नंदिनी मिश्रा नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमता था। वे लाइब्रेरी की मुलाकातें, कॉफी पर भविष्य के सपने बुनना, ये सब उस समय इमरान की वास्तविकता थी। मतलब वे शादी करना चाहते थे। बिल्कुल करना चाहते थे, लेकिन धर्म, समाज और परिवार की आपत्तियों ने उस वास्तविकता को तोड़ दिया। भारी दबाव में इमरान को पीछे हटना पड़ा। और फिर परिवार ने सबा से उनकी शादी करा दी। सही कहा। और इमरान ने यही जिंदगी है कहकर इस नए जीवन को अपना लिया। यहीं पर ना मुझे एक तकनीकी एनालॉजी याद आती है। इमरान की ये स्थिति मुझे एक कंप्यूटर की उस पार्टीशन्ड हार्ड ड्राइव की तरह लगती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब इमरान ने अपनी जिंदगी रूपी हार्ड ड्राइव का वो हिस्सा जिसमें नंदिनी का ऑपरेटिंग सिस्टम था, कभी डिलीट नहीं किया। उन्होंने बस उस हिस्से को हाइड कर दिया, एक अलग पार्टीशन में डाल दिया। और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। बिल्कुल, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबा और उनके बच्चों के साथ बहुत स्मूथ चल रहा है। बाहर से स्क्रीन पर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या यही जिंदगी है कहना वाकई हालात को दिल से स्वीकार करना था, या ये सिर्फ उस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को जबरन शटडाउन करने का एक तरीका था ताकि इंसान रोजमर्रा की जिंदगी जी सके? देखिए, मनोविज्ञान की भाषा में इसे कोपिंग मैकेनिज्म या परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का तरीका कहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक सर्वाइवल टैक्टिक थी। बिल्कुल। मस्तिष्क किसी भी तीव्र भावनात्मक नुकसान या पहले प्यार के टूटने को सिर्फ इसलिए डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि समाज ऐसा चाहता है। दिमाग के लिए इतना आसान नहीं है। एकदम नहीं। जब किसी को भारी सामाजिक दबाव के कारण अपनी इच्छाओं को कुचलना पड़ता है, तो दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति से बचने के लिए उन भावनाओं को अवचेतन के किसी गहरे कोने में आर्काइव कर देता है। तो इमरान ने भी वही किया? हाँ। इमरान
23 साल की उम्र में अपने पूरे समाज और परिवार से विद्रोह करने की ऊर्जा या संसाधन नहीं जुटा पाए, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ये बहुत आम बात है हमारे समाज में। बिल्कुल। लेकिन दिमाग ने उस रिश्ते के खत्म होने के शोक को पूरी तरह से प्रोसेस नहीं किया, बस उसे पॉज कर दिया। यही जिंदगी है। कहना असल में स्वीकार्यता नहीं है, ये सर्वाइवल मोड है। ये उस नए पार्टीशन में खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन वो पुराना पार्टीशन शायद हमेशा के लिए छिपा रहता, कभी वापस बूट नहीं होता अगर उस 15 साल की दूरी को एक नई चीज ने खत्म नहीं किया होता। आप डिजिटल युग की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, मतलब 12 साल तक सब कुछ उसी शांति और रूटीन के साथ चलता रहा। इमरान स्कूल जाते, वापस आते, बच्चों के साथ खेलते। लेकिन कहानी में जो मोड़ आता है वो डिजिटल युग के बिना संभव ही नहीं था। सच में तकनीक ने हमारे रिश्तों के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है। वही तो, इमरान स्कूल के स्टाफ रूम में बैठे हैं, वे अपना फोन उठाते हैं, फेसबुक चेक करते हैं और उन्हें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई देती है। नाम है नंदिनी मिश्रा। अरे बाप रे! 15 साल बाद। स्रोत के अनुसार इमरान के हाथ कांप जाते हैं। वो तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। पूरी रात वो सिर्फ उसी प्रोफाइल को देखते रहते हैं। ये एक बहुत ही भारी मनोवैज्ञानिक क्षण रहा होगा उनके लिए। हाँ, और अगले दिन वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां से एक मैसेज आता है, सिर्फ 4 शब्द, कैसे हो इमरान? और उन 4 शब्दों के साथ 15 साल की भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक दूरी एक झटके में शून्य हो जाती है। एक झटके में? सिर्फ 4 शब्दों से? अब यहाँ मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगी। क्या ये सिर्फ पुरानी यादों का खिंचाव था? मतलब मुझे लगता है कि तकनीक ने यहाँ एक बहुत बड़ा खेल खेला है। अगर फेसबुक नहीं होता तो इमरान कभी दिल्ली जाकर नंदिनी को नहीं ढूंढते। बिल्कुल नहीं ढूंढते। तो क्या ये डिजिटल माध्यम हमारे अंदर के उन हिस्सों को उकसाने का काम नहीं कर रहा है जिन्हें हमने बहुत मुश्किल से शांत किया था? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि डिजिटल संचार ने भौतिक सीमाओं के साथ साथ हमारी मनोवैज्ञानिक सीमाओं को भी नष्ट कर दिया है। इसे मनोविज्ञान में डिजिटल डिसइनहिबिशन इफेक्ट कहते हैं। डिजिटल डिसइनहिबिशन इफेक्ट, इसका क्या मतलब है? मतलब जब हम स्क्रीन के पीछे होते हैं तो हमारा दिमाग ये भ्रम पैदा करता है कि हम एक सुरक्षित बुलबुले में हैं। 15 साल पहले जब वे अलग हुए थे तो एक दूसरे तक पहुंचने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता, समाज की नजरों से बचना पड़ता। हाँ, वो बहुत मुश्किल था उस वक्त। लेकिन अब वो दूरी सिर्फ अंगूठे के एक स्वाइप तक सिमट गई। इसके साथ ही एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है, जिसे नॉस्टैल्जिया फिल्टर कहा जाता है। नॉस्टैल्जिया फिल्टर, यानी अतीत को एक खास रंगीन चश्मे से देखना। ठीक ऐसा ही। हमारा दिमाग ना बुरी यादों या उन कारणों को धुंधला कर देता है जिनकी वजह से वो रिश्ता टूटा था। और सिर्फ अच्छी चीजें याद रखता है। बिल्कुल। वो सिर्फ डोपामाइन रिलीज करने वाले पलों को हाईलाइट करता है, जैसे लाइब्रेरी की मुलाकातें या कॉफी की बातचीत। इमरान के लिए वो फेसबुक प्रोफाइल सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो उनके अतीत का एक टाइम कैप्सूल था। मतलब वो 15 साल पीछे चले गए। हाँ, जब इमरान ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो वो असल में नंदिनी को नहीं बल्कि 23 साल के उस बेफिक्र इमरान को अपनी जिंदगी में वापस इनवाइट कर रहे थे, जिसे उन्होंने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। ये बहुत गहरी बात है। स्क्रीन ने उन्हें ये महसूस कराया कि ये सिर्फ एक क्लिक है, इससे उनकी वास्तविक जिंदगी पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन वो सिर्फ एक क्लिक या हलचल तक सीमित नहीं रहा। ये बातचीत एक खतरनाक ढलान की तरह साबित हुई, जिस पर इमरान तेजी से फिसलते चले गए। वो तो होना ही था। अकेली है। ये अकेलापन एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। बिल्कुल। अब इमरान की जिंदगी 2 समानांतर पटरियों पर दौड़ने लगती है। दिन के उजाले में वो सबा के जिम्मेदार पति हैं, आयशा और रेहान के पिता हैं, लेकिन रात के अंधेरे में घर की छत पर वो फोन के जरिए नंदिनी के 15 साल पुराने प्रेमी बन जाते हैं। ये बहुत ही थका देने वाली दोहरी जिंदगी है। वही तो। ये स्थिति मुझे एक थिएटर की याद दिलाती है। इमरान एक ही मंच पर एक ही समय में बिना अपना कॉस्ट्यूम बदले 2 अलग-अलग नाटकों के मुख्य किरदार निभा रहे हैं। उन्हें लगातार ये याद रखना है कि किस पल वो किस नाटक का डायलॉग बोल रहे हैं। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। स्रोत बताते हैं कि इस दोहरी जिंदगी के कारण इमरान हर रात एक भयानक अपराध बोध या गिल्ट के साथ सोने जाते थे। इस मंच वाले उदाहरण से ना कंपार्टमेंटलाइजेशन फटीग को बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन फटीग? हाँ, मतलब दिमाग का अलग-अलग हिस्सों में बट जाना। हाँ। जब इंसान अपनी जिंदगी को 2 अलग-अलग डिब्बों या खानों में बांट देता है, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ सीक्रेट लाइफ, तो उन दोनों खानों की दीवारों को बनाए रखने में भारी मात्रा में
कॉग्निटिव एनर्जी खर्च होती है। मतलब दिमाग हमेशा काम पर लगा रहता है। बिल्कुल, दिमाग हमेशा अलर्ट पर रहता है। झूठ बोलना सिर्फ एक नैतिक विफलता नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल बोझ है। इंसान हमेशा डरा रहता है कि कहीं एक डिब्बे की बात दूसरे डिब्बे में लीक ना हो जाए। और नंदिनी के साथ भी तो एक अलग ही डायनामिक चल रहा था ना। हाँ, जहाँ तक नंदिनी और इमरान के बीच की इस नई बातचीत का सवाल है, यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिम्बायोसिस या सहजीविता पैदा हो गई थी। सिम्बायोसिस मतलब दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। एकदम सही। नंदिनी को अपने वर्तमान के अकेलेपन और तलाक के दर्द से बचने के लिए एक एंकर की जरूरत थी, और इमरान को अपनी उस दबी हुई पहचान की जरूरत थी। दोनों अनजाने में एक दूसरे के घावों का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये अपराध बोध इतना भारी इसलिए भी था क्योंकि इमरान अब उस उम्र में है जहां परिणामों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उम्र के साथ गिल्ट का स्वरूप भी बदल जाता है। है ना। 20-22 साल की उम्र में इंसान अक्सर आवेग में फैसले लेता है, सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 38 साल की उम्र तक आते आते इंसान की जिंदगी में इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं कि उसके हर कदम का एक डोमिनो इफेक्ट होता है। हाँ, दूसरों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इमरान बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके इस कदम से सबा टूट जाएगी, उनके बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। वो अपनी उस खूबसूरत दुनिया के नुकसान को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे, फिर भी वो उस फोन कॉल को काटने में असमर्थ थे। देखिए, मध्य आयु का अपराध बोध युवावस्था के अपराध बोध से बहुत अलग होता है। वो कैसे? युवावस्था में अपराध बोध नियमों को तोड़ने का होता है। मध्य आयु में अपराध बोध कोलेटरल डैमेज या उन निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने का होता है जो आप पर निर्भर हैं। जैसे उनके बच्चे और उनकी पत्नी। बिल्कुल। इमरान का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक निर्णय लेता है, उन्हें लगातार चेतावनी दे रहा था कि ये विनाशकारी है। लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। क्योंकि उनका नॉस्टैल्जिया फिल्टर इतना हावी हो चुका था कि तार्किक दिमाग हार रहा था। यही बेबसी सबसे गहरा गिल्ट पैदा करती है। ये जानना कि आप जहर पी रहे हैं और फिर भी उससे होठों से ना हटा पाना। ये सच में एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। और जैसा कि इस तरह की दोहरी जिंदगियों में अक्सर होता है, वो जहर एक दिन छलक ही जाता है। वो तो होना ही था। सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं है। बिल्कुल। ये काल्पनिक और डिजिटल दुनिया आखिरकार वास्तविकता की चट्टान से बहुत बुरे तरीके से टकराती है। इमरान की 8 साल की बेटी आयशा एक दिन उनके फोन पर गेम खेल रही होती है। ओ, ये वो पल है जिसका डर था। हाँ, गेम खेलते खेलते वो अनजाने में व्हाट्सएप खोल देती है और आयशा एक मैसेज पढ़ती है, मैं तुम्हें आज भी भूल नहीं पाई। हे भगवान। एक छोटी बच्ची अपनी पूरी मासूमियत के साथ फोन लेकर इमरान के पास आती है और पूछती है, पापा ये कौन है? ये पल किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। स्रोत में लिखा है कि इमरान उस पल अंदर से जम जाते हैं। वो छपट कर फोन छीनते हैं और हकलाते हुए कहते हैं, कोई नहीं, पुरानी दोस्त है। उस दिन इमरान पहली बार खौफ से भर जाते हैं। ये डर बहुत स्वाभाविक है। और ये डर सिर्फ पकड़े जाने का नहीं था, ये उस क्षण का डर था जब इंसान खुद को आईने में देखता है और खुद को पहचान नहीं पाता। देखिए, बच्चों की मासूमियत अक्सर डिजिटल छलावे की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आयशा का वो सवाल, पापा ये कौन है, ने उस डिजिटल डिसइनहिबिशन इफेक्ट को 1 सेकंड में चकनाचूर कर दिया। मतलब वो जो सुरक्षित बुलबुला था वो फूट गया। बिल्कुल। जब इमरान छत पर बात कर रहे थे तो नंदिनी पिक्सेल्स और आवाज का एक सुरक्षित माध्यम थी। वो एक वर्चुअल रियलिटी थी। हाँ, तब तक कोई वास्तविक खतरा नहीं था। लेकिन जब आयशा, जो इमरान का अपना खून है, उनकी भौतिक वास्तविकता है, वो उस मैसेज को अपनी आवाज में पढ़ती है, तो दोनों दुनिया आपस में टकरा जाती हैं। इसे साइकोलॉजी में रियलिटी क्रैश कहते हैं। रियलिटी क्रैश, ये बहुत ही सटीक शब्द है। ये वो क्षण था जब इमरान के दिमाग ने उस पार्टीशन्ड हार्ड ड्राइव के वायरस को पूरे सिस्टम में फैलते हुए देखा। इमरान को ये एहसास हुआ कि वो न केवल सबा को धोखा दे रहे हैं, बल्कि वो उस पिता की छवि को भी खुद अपने हाथों से जला रहे हैं, जिसे आयशा अपना हीरो मानती है। तो ये डर अपनी ही बनाई दुनिया को खत्म कर देने का डर था। एकदम सही। ये डर पूरी तरह से सेल्फ सैबोटाज या आत्मविनाश का डर था। उस बच्ची के मासूम सवाल ने इमरान को उस ज्वालामुखी की गर्मी महसूस करा दी जिसके ऊपर वो इतने सालों से बैठे थे। लेकिन ये कहानी इस डर पे खत्म नहीं होती। कहानी में अभी क्लाइमैक्स बाकी है। बिल्कुल। कहानी तब अपने चरम पर पहुंचती है जब डिजिटल पर्दा पूरी तरह गिर जाता है और नंदिनी लखनऊ आने की जिद पर अड़ जाती है। वो सीधे लखनऊ आ जाती है। हाँ, वो दिल्ली से ट्रेन लेती है और 15 साल बाद हजरतगंज के एक कैफे में दोनों आमने सामने बैठते हैं। ये दृश्य बहुत ही तनावपूर्ण है।
15 साल बाद आमने सामने बैठना कोई छोटी बात नहीं है। स्रोत के अनुसार वहां एक भारी सन्नाटा था। नंदिनी रोने लगती है। वो कहती है कि अगर 15 साल पहले उन्होंने एक दूसरे के लिए थोड़ी और लड़ाई लड़ी होती तो जिंदगी कितनी अलग होती। वो उस अतीत को वापस पाना चाहती थी। हाँ, वो स्वीकार करती है कि वो आज भी सिर्फ इमरान से प्यार करती है। और ठीक उसी पल इमरान की आंखों के सामने नंदिनी का प्यार नहीं बल्कि सबा और अपने बच्चों का चेहरा आता है। रियलिटी ने फैंटेसी को ओवरपावर कर लिया। बिल्कुल। वो नंदिनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैं भी, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। अब यहाँ एक बहुत गहरी दुविधा खड़ी होती है। कैसी दुविधा? मतलब क्या इमरान का ये फैसला वाकई में एक परिपक्व और सही फैसला था या ये सिर्फ एक सुरक्षित फैसला था? क्या उन्होंने 15 साल पहले की तरह एक बार फिर से हालात के सामने हथियार डाल दिए और अपने सच्चे प्यार की कुर्बानी दे दी? देखिए, इस फैसले को हम सिर्फ सही या सुरक्षित के खांचे में नहीं डाल सकते। तो इसे किस तरह देखा जाए? ये इंसान की पहचान के विकास या एवोल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी का सबसे सटीक उदाहरण है। 15 साल पहले जिस 23 साल के लड़के ने हालात के सामने आत्मसमर्पण किया था, उसकी मुख्य पहचान एक प्रेमी की थी। हाँ, तब उसके लिए प्यार ही सब कुछ था। लेकिन अब सामने 38 साल का एक आदमी बैठा था जिसके न्यूरल पाथवे और जिसका पूरा वजूद पिछले 8-10 सालों में एक पिता और एक पति के रूप में दोबारा गढ़ा जा चुका है। मतलब वो इंसान ही बदल चुका है। बिल्कुल। जब इमरान कहते हैं कि मैं वापस नहीं जा सकता, तो वो सिर्फ नंदिनी के पास वापस जाने से इनकार नहीं कर रहे हैं। वो उस 23 साल के इमरान के पास वापस जाने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो इमरान अब अस्तित्व में ही नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम समय में पीछे जा सकते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि समय ने हमें खुद कितना बदल दिया है। इमरान के लिए अब उनका सबसे बड़ा सच उनके बच्चे हैं। अगर वो नंदिनी को चुनते तो उन्हें अपने वर्तमान वजूद को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ता। तो ये कोई समझौता नहीं था। नहीं, ये समझौता नहीं था। ये इस बात की स्पष्ट स्वीकार्यता थी कि अब उनकी प्राथमिकताएं हमेशा के लिए बदल चुकी हैं। वक्त इंसान के भीतर के व्यक्ति को कैसे खामोशी से बदल देता है, ये उसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। बिल्कुल। कहानी के अंत में इमरान उस कैफे से बाहर निकल जाते हैं और पीछे नंदिनी अपने आंसुओं के साथ वहीं रह जाती है। ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला अंत है ना? इमरान घर पहुंचते हैं, आयशा दौड़ कर आती है और उन्हें गले लगा लेती है। उसी रात इमरान अपने फोन से नंदिनी का नंबर, उसकी चैट, सब कुछ हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं। एक डिजिटल अंत, एक डिजिटल शुरुआत का। हाँ, शुरुआत यहाँ एक बहुत ही कड़वे सच के साथ समाप्त होता है कि फोन से तो एक झटकी में नंबर और चैट डिलीट किए जा सकते हैं, लेकिन इंसानी जहन में ऐसा कोई डिलीट बटन नहीं होता। यादें और कसक हमेशा के लिए उस पार्टीशन में फिर से लॉक हो जाती हैं। देखिए, फोन का डिलीट बटन हमें स्थिति पर नियंत्रण का एक झूठा एहसास देता है। तो असली नियंत्रण कब आता है? असली नियंत्रण तब आता है जब इंसान उस दर्द के साथ जीना सीख लेता है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक सच्चाई उभर कर आती है वह समय की ट्रेजेडी या ट्रेजेडी ऑफ टाइमिंग है। ट्रेजेडी ऑफ टाइमिंग, बिल्कुल। जिंदगी में कई बार लोग वापस लौट कर आते हैं और पुरानी भावनाएं भी लौट आती हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें अपनी वर्तमान जिंदगी में जगह देने का कोई रास्ता नहीं बचता। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। हाँ, प्रेम और जिम्मेदारी के इस शाश्वत द्वंद्व में इंसान को ये चुनना ही पड़ता है कि वो अपनी किस पहचान को जिंदा रखना चाहता है, और अक्सर उस चुनाव की कीमत हमारी सबसे गहरी भावनाओं की कुर्बानी होती है। यह एक ऐसी घटना है जो दिखाती है कि इंसान का दिमाग एक ही समय में कितना जटिल और कितना कमजोर हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरे पास एक सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो क्या है? सोचिए, अगर उस दिन आयशा गेम खेलते हुए गलती से व्हाट्सएप पर वो मैसेज नहीं पढ़ती, अगर इमरान को वो अपने परिवार के टूटने का सीधा भयानक डर महसूस नहीं होता, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो क्या हजरतगंज के उस कैफे में इमरान का फैसला कुछ और होता? क्या हम इंसान अपनी जिम्मेदारियों और परिवार के प्रति वफादारी का चुनाव केवल अपनी उच्च नैतिकता के कारण करते हैं, या ये चुनाव सिर्फ उस समय ट्रिगर होता है जब हमें अपनी बनी बनाई सुरक्षित दुनिया के ध्वस्त होने का सीधा खतरा सामने खड़ा दिखाई देता है? ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्या हमारी वफादारी वास्तव में वफादारी है या ये सिर्फ हमारा डर है? इसी विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं।